बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद महाजराई जारी है। अदलिया से मुतल्लिक अहम कानून साजी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक्सटेंशन से मुतल्लिक वजाहत के बाद मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है और तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर इकट्ठी हो गई हैं। हुकूमती दावों के बरक्स मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को एक बड़ा झटका दे दिया। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के दौरान मौलाना ने दो टोक अल्फाज में ये वाजे किया कि JUI अपोजिशन में है और रहेगी। जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी और इस वक्त हुकूमत के साथ जाना, उन्होंने ये कहा कि अवामी गुस्से को दावत देने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमाओं ने भी मुमकिना अदालती पैकेज को नाज़रीन मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एक शख्स के फ़ायदे के लिए कानून साजी करना चाहती है, इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। हामिद खान ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश कर रही है। क्या वजह है कि मुमकिना तौर पर यह आइनी पैकेज को खुफिया रखा जा रहा है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहे हैं कि कानूनी तरमीम के लिए PTI के MNAs खरीदने की भी कोशिश हो रही है। हुकूमत चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देकर दूसरे जजेस का हक मारना चाहती है, ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। अपोजिशन का एहतजाज नाज़रीन अपनी जगह, मगर आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज। यही वजह है कि ना तो अब तक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा सका और ना ही मुमकिना आइनी पैकेज को किसी ऐवान में पेश किया जा सका। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब मामलात कल तक जब हम भी बात कर रहे थे तो मौलाना फजल रहमान लग रहा था कि हुकूमत के साथ चलने को तैयार हो गए हैं। यहाँ तक भी खबरें थी कि उनकी गवर्नमेंट के साथ डील भी हो गई है, कोई आइनी ओहदा भी वो ले सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ हैं, तो इस तरह तो फिर वो जो मुमकिना कानून साजी है ख़ासतौर पर जजेस से मुतल्लिक, वो हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। तो आपके ख्याल में क्या इतने प्रेशर के बावजूद हुकूमत ये पैकेज, आइनी पैकेज ला सकेगी? इशू प्रेशर का नहीं है दुआ, इशू नंबर गेम का है। जाहिर है आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और उसमें ये तो पहले दिन से तय था कि मौलाना का वजन जिस पलड़े में पड़ेगा वो भारी हो जाएगा। और जिस तरह से मुलाकातें हुई और उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट लग रही थी कि हम ये लेके आएंगे, उससे लगता था कि कोई इशू ही नहीं है, मौलाना मान चुके हैं। जो मतलब जाहिर है वो एग्जैक्ट तो बात उस तरह से नहीं हमारे सामने आ सकी। अच्छा, वो फिर जब कल काजी फायज ईसा साहब ने वजाहत की, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मैंने ये नहीं कहा था और ये ऑफ द रिकॉर्ड था और वो मतलब वो बातें, मैं तो ये कहा था कि मैं इंडिविजुअली नहीं लेना लूँगा, अगर आप सिर्फ मुझे एक्सटेंशन देना चाहेंगे। ये मतलब बड़ी दिलचस्प बात है ना। देखिए कितने अच्छे आदमी है वो काजी साहब, आपके चीफ जस्टिस साहब, कि भाई मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर तुम लोग देना चाहते हो तो मुझे एतराज़ भी कोई नहीं। इस तरह की बात ही बनती है ना ये, कि जी हाँ सबकी कर दें। इस मुल्क के और बहुत से मसाइल में एक मसला मैं समझता हूँ ये एक्सटेंशन का भी है। तब पता नहीं क्यों हम नागुज़ीर समझ लेते हैं लोगों को कि जी ये बंदा आ गया, अब इसके बाद तो बाकी कोई इस काबिल ही नहीं है ना कि कोई चला सके। और जो बैठा होता है वो भी यही तासुर दे रहा होता है। जैसे आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जाने से पहले जो आखिरी मीडिया टॉक थी उनकी, उन्होंने कहा था अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। वो चीज़ें मतलब बड़ी ख़राब भी हुई उसके बाद, लेकिन एक माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी यही था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो पता नहीं ये मुल्क कैसे चलेगा या क्या हालात होंगे इस मुल्क के। ये हर बासर और उसके साहिब इक़्तिदार शख्स को ये गलत फहमी होती है कि मैं ही चीज़ें ठीक कर सकता हूँ और मैं जब तक रहूँगा तब ही चीज़ें ठीक बनेंगी। अब होता ये है कि जब आप एक्सटेंशन दे रहे होते हैं, नीचे बहुत से लोग मायूस हो रहे होते हैं, जाहिर है उनमें से किसी एक को ऊपर आना होता है, वो नहीं आ पाता, लेकिन मायूसी कई लोगों में चली जाती है। वो मतलब वो वक्त पे किसी ने रिटायर होना है, वहाँ से चला जाए कोई। मुझे अभी तक याद है जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ बने नए तो पहली बार उनकी इंटरेक्शन था मीडिया के साथ, तो उन्होंने बैठते ही जो सबसे पहला जुमला अदा किया था वो ये था कि मैंने कह दिया इनसे कि इस कुर्सी पे मैं एक दिन एक्स्ट्रा नहीं बैठूंगा, मैं जैसे ही मेरी रिटायरमेंट की जाएगी मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। और आप यकीन करेंगी, उस वक्त एक दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा था कि ये नहीं होगा।
ये कह तो रहे हैं लेकिन होगा नहीं। और फिर मैंने उन्हें याद भी दिलाया कि मैंने उस वक्त आपसे ही बात की थी, ये हमारे यहाँ अलमिया है। और जमहूरियत आजकल वो जमहूरियत का सौदा फिर बहुत ज्यादा बिकना शुरू हुआ है। आज पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, आज बड़ी अच्छी गुडी गुडी तकरीरें भी मैंने सुनी, बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्लियामेंट को वो किया जा रहा था। वो कुछ मुअत्तलियां भी कर दी हैं स्पीकर साहब ने, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा उसमें से भी। वो सवाल ये है कि जब आईजी इस्लामाबाद ने ये क्लेम कर दिया कि हमने कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तारियां की हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वहां स्पीकर और सेक्रेटरी कहां खड़े हैं, कि उन्होंने फिर कानूनी तकाजा कैसे पूरा कर लिया जब उनसे पूछा ही नहीं था। बहरहाल ये इस सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए। और आईनी पैकेज गवर्नमेंट ने मुझे लगता है बड़ी मेहनत की थी। अगर मौलाना बिल्कुल एंड तक नहीं मानते तो फिर ये काजी साहब को शायद फिर एक वजाहत करना पड़ेगा। सही जी। आमिर साहब, मौलाना से जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई, तो क्या आपको लगता है वो कायल नहीं कर सकी हुकूमत मौलाना को? और अब अगर ऑपोजिशन जिस तरह से उनमें इत्तेहाद नज़र आ रहा है, तो मुखालफत के बावजूद आपको लगता है कि अदलिया का जो आईनी पैकेज है उसको वो ला सकेगी गवर्नमेंट? देखिए, आज की जो हमारी गुफ्तगू है और सवाल है मोहम्मद अली दुरानी साहब के रेफरेंस से, हमारे दोस्त भाई हैं, उनका सौदा आजकल इमरान खान है कि उसे कैसे बचाया जा सकता है, उसकी पार्टी को कैसे बचाया जा सकता है। और पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे, तो मुझे तो पता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का किसी को नहीं पता होता कि वो कब कैसे पलटा खाएंगे। देखें ना, गवर्नमेंट के पास इस वक्त 213 अरकान है कौमी असम्बली में, इनको 224 चाहिए और मौलाना के पास है 8, उसके बावजूद 3 इन्हें आज़ाद अरकान और चाहिए। और सेनेट में इनको सिर्फ 1 चाहिए, 63 मेंबर्स गवर्नमेंट पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं, और 64वां JUI का बनता है तो आईनी तरमीम होती है और वहाँ उनके पास 5 सेनेटर हैं। तो लिहाजा ये आईनी तरमीम तो तभी आनी है जब ये सारे मिल जाएं। जब ये नहीं आते तो सारी बहस है, गुफ्तगू है। बाकी काजी साहब ने पहली दफ़ा में भी यही बात कही थी जो कल उन्होंने वजाहत की, और जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, क्योंकि वो गैर रस्मी गुफ्तगू थी और साफ़ी खुद फैसला कर लेते हैं कि हमें सबको चलाना चाहिए, तो सबने चला दी। और उसमें भी यही बात थी जो उन्होंने कल प्रेस रिलीज में कही। उन्होंने कोई ये नहीं मना किया था कि अगर आप सबको दे रहे हैं, उन्होंने, क्योंकि सवाल या जो बात आई थी वो आई थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की, जो आदम नज़ीर तारड़ साहब ने जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में दी थी, उस पर उन्होंने इनकार किया था। अब जो मर्जी हम उसके मानी पहनाते चले जाएं। अब गुफ्तगू हो रही है कि जी हम कहाँ खड़े हैं, फौजियों की एक्सटेंशन से सारी बात होती है ना। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के बाद फौज की हालत बहुत पतली थी, और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जब आए तो उन्होंने पहला साल सिपाही का साल मनाया था, और पहले 3 साल में उन्होंने फ़ौज की तमाम तर इज़्ज़त बहाल की थी। और फिर उन्होंने एक्सटेंशन ली तो ना अपनी इज़्ज़त रही ना फ़ौज की रहने दी। फिर जनाब किबला जनरल राहिल शरीफ साहब आए और उनके लिए उस वक्त आखिरी साल में 2016 में जनवरी फरवरी में एक प्रेस रिलीज इशू किया गया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, और उसके बाद उन्होंने पिंडी शहर में और हर बड़े शहर में एक ही तरह के बैनर लगे, जाने की बातें जाने दो, क्योंकि आपके बगैर तो गुजारा नहीं है। उन्होंने हमें फंसवाया, सऊदी अरब के साथ लड़वाया। जब यमन का मामला था, खुद नौकरी लेके साइड पे हो गए, मज़े से लाखों डॉलर कमा रहे हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह है और एंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान फंसा हुआ है कि एक अच्छे दोस्त को आपने दुश्मन में तब्दील करने की पूरी कोशिश की, जिसके नतीजे में UAE से भी लेटर नवाज शरीफ के खिलाफ निकला था। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। जनरल बाजवा ने इसीलिए नवाज शरीफ का मक्खू ठपा कि उसे पता था कि अगर राहिल शरीफ एक्सटेंशन नहीं ले सका तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और इमरान खान ने उन्हें फटाफट 2019 में अगस्त में एक्सटेंशन का ऑर्डर इशू कर दिया था। वो तो खोसा साहब बढ़ गए थे ना, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, जो कभी कहते थे एक्सटेंशन, जिसके लिए फ़खर इमाम ने बिल पेश किया था और फिर वो ऐवान सदर पे नज़र लगा के बैठे थे, क्योंकि हमारे वो जो मुत्तकी परहेजगार चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं ना, वो खलील जिब्रान और इस किस्म के फ़लसफ़े बेचते हैं, लेकिन खुद 4-5 केस सुनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सुनते चीफ जस्टिस के तौर पर। ये सारे हमारे एक्सचेकर पे बैठ के हमारे ऊपर ही मूंग दलते हुए चलते चले जाते हैं। अब आज चाहे हम काजी साहब को कुछ भी कहें, एक्सटेंशन का लफ्ज़ किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होता, किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता। जब आप ये काम करते हैं, अपनी इज्जत खराब करते हैं। वो लेंगे नहीं लेंगे, हुकूमत पैकेज लाएगी नहीं लाएगी, लेकिन असूली बात यह है कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, आप जजों की रोटेशन
अपने इख्तियार में लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपनी मर्जी से तो तबादला करा सकते हैं शायद, लेकिन उनको मर्जी के बगैर किसी हाई कोर्ट से चेंज नहीं किया जा सकता। आपका जो पैकेज है आप लाएं, आप गवर्नमेंट के साथ जाके बात करें, गवर्नमेंट सीधी अपोजिशन के साथ बैठ जाए कि जी इनमें से कुछ चुने, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं है, ना हो, फिर क्या हुआ? आपका जो माफी ज़मीर है कि हम ये जुडिशियल पैकेज लाना चाहते हैं, वो पब्लिक के सामने करें, लोगों की राय लें, वकला से राय लें। है क्या मसला इसके अंदर? भाई आपके पास अक्सरियत है, तब भी आप तहस नहस करके भी कर सकते हैं, और आप अच्छे अंदाज से लेजिस्लेशन कर सकते हैं कि आप गुफ्तगू करें, लोगों से पूछें, राय लें और फिर फैसले करें। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि हुकूमत इतने अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करेगी आने वाले दिनों में? जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि होना चाहिए, इसमें क्या है? आप अपोजिशन को एतमाद में लें, आप अवाम को एतमाद में लें, अगर आप वाकई ट्रू मीनिंग में, क्योंकि ये पहले कह चुके हैं हुकूमती नुमाइंदगान कि हम तो अवाम की भलाई के लिए अदालती पैकेज ला रहे हैं। अपोजिशन को पहले तस्लीम तो कर लें, एतमाद में तो बाद में लेंगे ना। देखें बात यह है कि अगर मौलाना साहब नहीं जा रहे, जो अब तक की कोई वाज़ेह बयान नहीं है, वो सही बात है आमिर साहब की कि दुरानी साहब के तफस्सुस से जो है ना बात सामने आई है, लेकिन क्योंकि अब तक कोई तरदीद नहीं आई, अगर वाकई हुकूमत में नहीं जा रहे तो फिर दो बातें जो हैं वो यकीनी है। एक तो ये है कि या तो मौजूदा हुकूमत की मुद्दत बहुत कम रह गई है, या फिर जो है मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े होने में जो है सिर्फ घाटे का ही सौदा है, आपकी सारी सियासत जो है वो दाव पे लग जाएगी। इसके अलावा तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत में शामिल ना हो। वो क्यों शामिल ना, मतलब तहरीक इंसाफ के साथ क्यों खड़े होंगे? उनका ना कोई, उनके साथ कोई रिवायती इत्तेहाद है, ना उनके दिल मिलते हैं, ना जहन मिलता है, ना नज़रियात मिलते हैं, ना सोच मिलती है, बल्कि दुश्मनी की भी जो है वो आखिरी हद पर है। तहरीक इंसाफ ने जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो कोई भी आदमी शायद नहीं मिलता, तो उनके साथ तो ऐसी रूहानी ताल्लुक़ तो नहीं है, वो तो एक मजबूरी का सौदा है, इसलिए वहाँ पे जो है वो खड़े हुए। अगर हुकूमत के साथ वो शामिल नहीं हो रहे तो फिर तो इसका मतलब है कि मौलाना की जो बसीरत है, जो उनका फ़हम है, जो उनका इदराक है, उसकी बुनियाद पर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौलाना को पता है कि इधर तो भाई बात नहीं बननी। तो चंद लम्हे की खुशी के लिए जो है बड़ा नुकसान करना जो है कोई सिर्फ घाटे का ही जो है वो सौदा है। हो सकता है ये मौलाना के इस बयान के बाद जो है वो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब का फिर शायद कल कोई नया बयान आ जाए, मैंने ये तो नहीं ये कहा था, तो दो बयान तो उनके आ चुके हैं, दोनों ही उससे मतजाद थे। कल हो सकता है कि वो पहले वाले बयान की तायद कर दें या दूसरी कोई जो है वो बात कर दें। लेकिन ये जो बात हो रही है आइनी पटिशन की, ये जो आइन में तरमीम की, और जिन आइन में तरामीम की बात हो रही है, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको आप एक तरफ रख दें। एक्सटेंशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको एक तरफ रख दें। क्या इस वक्त ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है? इस वक्त ये पाकिस्तान की तरजीहात है जिन आइनी तरामीम पर बात हो रही है? कौम ये देखना चाहती थी कि आप IPPs के मामले पर जो है वो कोई तरामीम और कानून साजी करें कि उनसे जो है ये जो एडजस्टमेंट चार्जेस है उससे कैसे जो है वो जान छुटेगी। कौम जो है महंगाई के खात्मे के लिए कवानीन में तरमीम चाहती है, जो यहाँ पे जमहूरियत का जनाजा निकला हुआ है उस पर लोग जो है अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। एक नुक्ता आप मुझे बता दें कि जो जिन तरामीम की बात हो रही हो, जिसका आम आदमी से कोई बिलवास्ता है बिला वास्ता भी ताल्लुक हो, कोई ताल्लुक नहीं है। कौन लोग हैं? इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो अकल पकड़ने को तैयार नहीं है। इतना कुछ देख के भी जो है इन्होंने अपनी जो है वो आंखें बंद की हुई हैं। इन हालात में भी जो है आम आदमी की जो है वो बात करने को तैयार नहीं। जब आपके पास आपकी सियासत दाव पे लगी हुई है, आपका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आप जो है वो आम आदमी की सियासत को तो एक तरफ रख दे, बैसियत हुकूमत भी और बैसियत हुक्मरान भी तो कुछ आदमी के अंदर कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं, बिल्कुल, वो भी आप जो है वो अदा करने को तैयार नहीं है कि आम आदमी जो है वो किस मसाइब से गुजर रहा है। हम इन मसाइब को हल करने के लिए कौन सी आइन साजी करें, कौन सी जो है वो कानून साजी करें, कौन सी आइन में जो है वो तरामीम करें कि लोगों के जो है वो मसाइल जो हल हो सके, और जहाँ पे मसाइल के हल में जो कानून या आइन कहीं बैरियर बनता है उन बैरियर्स को कैसे ख़त्म करें, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। वो अभी भी उस चक्कर में लगे हुए हैं कि जिससे इनके मफादात को, हुक्मरानों के मफादात को जो है वो तकवीयत मिलती है या तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसको किस तरह जो है हमने जो है ना प्रोटेक्ट करना, वो आइन में तरामीम कैसे लिया, उसके लिए जो हिस्से जो है वो किस तरह जो है वो हम पूरे कर लें, उसमें जो अददी बरतरी जो है वो किस तरह हासिल कर लें। ठीक है, जब आपने तय कर लिया है कि इसी तरह सियासत करनी है, इसी तर्ज़ हुक्मरानी के साथ जो है अपना बकिया वक्त जो है वो गुजारना है, तो आपके पास ताकत है, इस वक्त आप सब कुछ जो है वो कर सकते हो, कर रहे हैं।
करते रहे, लेकिन ये सब कुछ चीजें जो है वो तारीख का भी हिस्सा बन रही है। ये सब चीजें जो है आपके अपनी पार्टी का जो रिकॉर्ड है उसका भी जो है ना हिस्सा बन रही है। आज नहीं तो कल आपको जो है ना वो जवाब देना पड़ेगा। कहीं तो आपको एहसास होना चाहिए। आपको अगर आम आदमी का ख्याल नहीं ना करो भाई, अपनी बच्ची कुछ सियासत का ही ख्याल कर लो, उसका भी जिनको जो है वो ख्याल नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्या इनको इस बात का यकीन कामिल हो चुका है कि अब अवाम का तो गेम नहीं है हमारे साथ, तो अवाम पे तो मेहनत करने की जो है ना वो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से तो अब हमारे जो है ना मुस्तकबिल में इक़्तिदार का जो रास्ता है वो अवाम के अंदर से धोके नहीं निकलता। सही। इसलिए इन पे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से रास्ते निकल सकते हैं उन कॉरिडोर को जो है वो किस तरह महफूज बनाया जा सकता है, पायदार बनाया जा सकता है, सफ़र के लिए आसान बनाया जा सकता है, उस पर जो है वो सारा काम हो रहा है। करते रहे, ठीक है, लेकिन नतीजा फिर भी इनका कुछ नहीं निकलेगा और अवाम इनकी तरजीह में ही नहीं है। अभी नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं, क्विकली ब्रेक से वापस इसी तमाम तर मामले पर यही हमारा सवाल होगा। शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकील अंजुम साहब, आपको क्या लगता है मौलाना साहब को मना लिया जाएगा या वो ऑपोजिशन में, जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं, ऑपोजिशन में ही रहने को वो तरजीह दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए तो टफ होगा फिर। आपको लगता है फिर ये जजेस से मुतल्लिक जो हुकूमत तरमीम करना चाह रही है, कानून लाना चाह रही है, उसमें कामयाब हो जाएगी? देखिए तो मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ यही है, जब भी हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की है मौलाना के हवाले से कि वो आया गवर्नमेंट के साथ जाएंगे या अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे, तो मैंने यही कहा कि मौलाना अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे, वो गवर्नमेंट के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब उनका बयान आया था कि इसी हुकूमत के साथ गुजारा करना है, यही फॉर्म 45 और 47 वाली है, तो हुकूमत के ऐवानों में बड़ी खुशी और शादियाने बजाए गए थे। लेकिन आज भी जो पैगाम रसा गए हैं मोहम्मद अली दुरानी, उनको भी उन्होंने साफ जवाब दिया है कि वो किसी सूरत भी ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स आ रही हैं उस हवाले से जो गवर्नमेंट है उनके साथ नहीं जाएंगे। अलबत्ता उनका ये कहना है कि वो जजेस की तादाद बढ़ाने की हद तक तो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन उससे आगे जो जजेस की उम्र बढ़ानी है या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देनी है या फिर तकर्री के तरीक़ाकार को तब्दील करना है, उसमें वो हुकूमत का साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने आज भी वाज़ेह कर दिया, आज का जो उनका बयान आया है वो भी बड़ा क्लियर था कि ये जो आइनी तरामीम है वो अवामी मफादात से मुतसादिम है, इसलिए वो इसका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस किस्म की आइनी तरामीम और चीज़ों से निकल आए और आगे की बात सोचे। और अगर फ़र्ज़ करें मौलाना, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, अगर मौलाना साथ दे भी देते हैं तो फिर भी जो 2/3 अक्सरियत चाहिए वो पूरी नहीं होती। उसके लिए फिर हुकूमत को वो जो 41 अरकान हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने, सॉरी, फिर उन पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी, फिर उन लोगों को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत अपनी तमाम जो तवानाई है वो इन्हीं कामों पे खर्च कर रही है। इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हम उस वक़्त भी यही बात करते थे कि हुकूमत जो इमरान खान है, जो करने का काम है कि अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, गवर्नेंस के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। मुआशी तौर पर मुल्क जो है बिल्कुल कमज़ोर हालत में है, तो उसको बदलने के लिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपना सारा वक्त ज़ाया किया था और ये हुकूमत भी अपनी तमाम एफ़र्ट्स जो है वो गलत सिमत में लेके जा रही है और ये और अपना टाइम ज़ाया कर रही है। और जो हालात हैं वो पाकिस्तान के मुआशी तौर पर बहुत बुरे हैं। अभी आप देख लें कि ईरान ने जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उस पे उसने आलमी अदालत में जाने का फैसला किया और वहाँ पे हमें $18 अरब का हर्जाना हो सकता है। एक मुल्क जिसके पास $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए IMF का जो प्रोग्राम है वो नहीं ले पा रहा, तो अगर वहाँ से हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो फिर हमारा क्या बनेगा। इस तरफ हुकूमत सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इन इश्यूज को हल करना है या आया जो अपने इक़्तिदार की मुद्दत है उसको तूल देने के लिए इक़दाम करने हैं। भाई जो भी चीफ जस्टिस आएगा, आखिर कोई कानून आइन है इस मुल्क का या नहीं है, उसने उस आइन और कानून के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं या उससे मावरा होकर फैसले करेंगे। फर्ज कर लेते हैं अगर जस्टिस फाइज नहीं रहते, जो भी नए जस्टिस आएंगे
जो भी जस्टिस आएंगे तो वो उन्होंने आइन और कानून को देख कर ही फैसला करना है, उसके अलावा नहीं करना। तो इसलिए हुकूमत सोचे और इसको छोड़ दे, वो अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे, जो अवामी मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दे। अगर वो नहीं देगी तो फिर जो फैसल ने बात की है, शायद उनके जहन में ये है कि अवाम का तो इस मुल्क के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना अवाम के वोटों से वो मुंतखब होकर आते हैं। तो अवाम जाए भाड़ में, उन्होंने वही करना है, अपनी मर्जी की आईनी तरामीम कर रही हैं, अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, अपनी मर्जी के काम करने हैं, जिससे उनके इक़्तिदार को तूल मिले तो करते रहे, वो कर रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है और आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पर बैठे हुए हैं और हुकूमत वो सोचने की बजाय अपनी तरामीम में लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में अब इस मुल्क का क्या बनता है, मुआशी तौर पर क्या हालात होते हैं, और ख़ास तौर पर जो बिजली का इशू है वो भी दरमियान में लटका हुआ है। IMF ने कह दिया जो आपने रिलीफ दी है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें अवाम का क्या बनता है, अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये जो आखिरी बात की ना शकील साहब ने, वो अवाम के वोटों वाली, मेरी इतला ये है कि मौलाना ये ऑप्शन भी दी गई है। अच्छा। कि आपको अच्छा मैंडेट दिलवा देंगे। उन्होंने कहा मुझे मैंडेट वही चाहिए जो अवाम देंगे, किसी और का नहीं चाहिए। सही जी। इलियास साहब देखिए, मौलाना इलेक्शन से पहले भी दी गई थी उनको, उनका शिकवा भी यही है, बस इसीलिए वो उनकी बलूचिस्तान की सीट भी अवामी मैंडेट पे ही आई है। ज़हन में रखिएगा, एमएल वली खान की सेनेटरशिप और उनकी MNA-शिप सही अवाम के मैंडेट से ही आई है जी, बलूचिस्तान से आई हैं दोनों की। इस बार मौलाना जो गवर्नमेंट के साथ जो हमेशा होते थे, उनके पुराने साथी थे, और उनके साथ जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनके साथ चलने के लिए भी, इनके साथ अबूरी हुकूमत में भी साथ इनके साथ रही, जो 1.5 साल की गवर्नमेंट थी, PDM का सरबराह भी बनाया, तो सब मुश्किलात साथ बर्दाश्त की। लेकिन जब आने थे तकसीम होने लगे ओहदे वगैरह, तो ये खुद सारे लेके चले गए। तो अब मौलाना किस मुँह से जाके उनसे मांगते हैं चीज़ें वगैरह, जाके उनसे कहते हैं कि जी हमारा साथ दें। और इसलिए मौलाना अब कहते हैं ना, मौलाना डट गए, और मौलाना डट गए, इनकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन इलियास भाई मुंह ना कहें, मूड कहें, मूड तो मौलाना डट गए इस वक्त। लेकिन इस वक्त इन्वर्टेड का वो कहते हैं कि मौलाना इस वक्त जो है, मौलाना इस पुराने मैंडेट पर नहीं काम करेंगे। अब मौलाना का और मैटर है कि मौलाना इससे जो भी है वो कहते हैं कि जी हम खुद ही अपनी सियासत करेंगे और अपना जो अगले इलेक्शन में अपना मैंडेट खुद लेके आएंगे और ख़ुद अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे 2 सूबों में। तो इस सिलसिले में वो काम तो कर रहे हैं अपना भरपूर तरीके से। अभी जलसा भी किया उन्होंने इधर, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी। तो गवर्नमेंट उनके साथ इस वक्त गवर्नमेंट को वो जो है कि वो तो कई झटके देंगे, इसमें उनकी कोई बात नहीं मान रहे। लेकिन आखिरी बॉल तक ना वो गवर्नमेंट उनसे मौलाना से मुज़ाकरात तो करती रहेगी, कोशिश तो करेंगे। जरदारी साहब भी करेंगे, इस वक्त सारे मुतहरक हुए हैं, तमाम जितने भी गवर्नमेंट में प्लेयर हैं बड़े, तो वो आए हुए हैं इस वक्त, जाके उनसे बातचीत को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो मौलाना ने उनको कहा कि जी बिल्कुल वो तो गवर्नमेंट में नहीं, इनके साथ नहीं देंगे। एक हद तक देंगे कि अगर जो है कि तादाद बढ़ाने में, लेकिन वो इस मामले में नहीं आ रहे कि उम्र बढ़ाने में। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बेवक्त और ऐसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि इससे उनको गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा जो नज़र आ रहा है, उनको जो फ़ायदा जो नज़र आ रहा है अगले जो इलेक्शन में आवाम के साथ, क्या आवाम के लिए तो कोई उसमें नहीं देखने में आ रहा है। आवाम को तो उसमें फ़ायदा आएगा जिसमें बराह रास्त आवाम को सस्ता इंसाफ और बल्कि उसको ज़्यादा सहूलत मिलेगी, तेज़ स्पीडी काम हो। तो यही तो कह रहे हैं, कोई काम स्पीडी काम में क्या, उम्र बढ़ाने से ये हो जाएगी कि स्पीड तेज़ हो जाएगी। ये तो तादाद बढ़ाने से काम फ़ायदा होगा जिसका होना चाहिए। और इस पर तो सब यानी कि हक हैं, लोग इस पर हैं, जमातें वगैरह। इसमें अपोजिशन को भी चाहिए था गवर्नमेंट को साथ में बिठाते, सब उनसे मुज़ाकरात करते और पार्लियामेंट में मुत्तफिक होके इस पर कोई फ़ैसला करते। इस वक्त गवर्नमेंट चाहती है कि जी अपने जो सोचते हैं उसके मुताबिक काम किया जाए। इस तरह जमहूरियत में इस तरह तो नहीं चलता ना। इस तरह डिक्टेटरशिप में होता है कि एक बंदे का फ़ैसला होता है, तो वो इस तरह चेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए सबसे बातचीत करे, सबको बिठा के उसके फ़ायदे आवाम को एतमाद मिले। ये नहीं है कि पैकेज आ रहा है, पैकेज छुपा के रखे, ये कोई रिज़ल्ट आ रहा है जो छुपा के रखा है या कोई चीज़ है जो इनको चाहिए सामने बातचीत करना चाहिए। बल्कि इस वक्त इस पैकेज के साथ अगर अवामी मुफाद के लिए जो आवाम को महंगाई से बचाने के लिए वो कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसे तरजीहात में वो बिल्कुल है ही नहीं है।
ना, क्योंकि कर दे सकते हैं इस वक्त, क्योंकि IMF ने इनके हाथ बांधे हुए हैं। ये अगर कुछ भी करेंगे तो उनको पता नहीं, अभी तक तो ये नहीं इनको पता कि ये पैसे काट के कहाँ से इन्होंने देने, जो इन्होंने रिलीफ दिया है ये अभी देख रहे हैं कि कौन सी स्कीमें ख़त्म करनी है। तो जाहिर है जो भी चीज़ इनको करना पड़ते है तो इसको IMF को पहले बताना पड़ता है कि ये हम काम करेंगे, इस तरह करेंगे। तो अब देख लें कि क्या लोगों को, तो अब लोगों को और वो हुए कि जी रिलीफ दिया वापस ले लिया, क्या लोगों में अगले महीने की मुश्किलात पड़ गई हैं कि जी वो कितने यूनिट इस्तेमाल करें, पूरे कॉम को लगा दिया कि 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, घर का मीटर बंद कर दें अगर मीटर। चलिए सर, ये तो वैसे बेहतर है, बेहतर है। हाँ जी, ये तो चलो बेहतर है, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है ना, कहीं ना कहीं तो कहीं किसी को रिलीफ बिल्कुल बेहतर करना चाहिए, लोगों के कुव्वत खरीद बढ़ानी चाहिए, इनको चाहिए लोगों को सहूलत दें ताकि वो बेहतर तरीके से लोग काम कर सकें। जिनके लिए गवर्नमेंट बनी है उनके लिए तो कुछ हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आमिर साहब, थोड़ा सा वक्त है तो चूंकि एक ज़िमनी सवाल जो मैं चाह रही थी आप सबकी इस पर राय ली जाए। ये जो बिलावल साहब ने मशवरा दिया है कि वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहिए, बानी पीटाई ने किया, जो अगर वही हम करेंगे तो हम भी जेलों में होंगे, आपको लगता है कि हुकूमत बिलावल का ये मशवरा मानेगी? बिलावल ने हुकूमत अपोजिशन सब की और अपनी भी बात की कि मैं महंगाई पे बात करता रहा, महंगाई अब 9.6 पे आ गई है और बेहतरी की तरफ भी गई है, और उन्होंने जमहूरियत का भी अच्छा बड़ा लेक्चर दिया जिसको उनके फिर ट्रोल पार्टी जो है बिलावल की ट्रोल कर रही है इस वक्त PTI के, झूठ बोलते हो, मुनाफकत करते हो। उन्होंने बात सही की है कि भाई रास्ता बनाएं, लेकिन बात तो यह है कि रास्ते के लिए खान साहब ने तो जिनके पीछे फिर रहे थे कल से उनसे भी कुट्टी की है, लेकिन अभी कुछ दिन में आपको और हमें पता चल जाएगा कि नई टीम कौन सी बनी है। उनके ख्याल में जो 6 रुकनी टीम नहीं काम कर सकी तो वो नई 6 रुकनी बना देंगे। बात नहीं ख़त्म करनी उन्होंने, जिनसे बात यानी फ़ौज से करना चाहते हैं वो इनसे नहीं करना चाहते। ये बेशक लाख अपने आप को पेश करते रहें बातचीत का, चाहे बिलावल कहें, जरदारी कहें, शहबाज शरीफ कहें, सब ने बार बार कही है। खान साहब नहीं समझते इस बात को। उनकी जमहूरियत उनकी अपनी ज़ात से शुरू होती है और अपनी ज़ात पे ख़त्म होती है कि मैं हूँ, मेरा इक़्तिदार है तो ठीक है और फ़ौज मेरे साथ है तो ठीक है, वरना वो गद्दार भी है, वो मीर जाफ़र भी है, मीर सादिक भी है, वो यजीद वक्त भी है। तो इसके अलावा तो उनके पास कोई कलमा नहीं है इस बात का। अब गुस्सा भी है उनको, अगर उनको रास्ता मिल गया था कि आप 8 सितंबर के जलसे से मज़ीद रास्ता निकालें, वो उन्होंने तकरीरें करा के और जो कुछ पीठ थपकी है उसकी वज़ीर आला गंडापुर की, अभी तो खैर वो गायब हैं, 48 घंटे हो रहे हैं, कल वो मंजर आम पे नहीं आ रहे कि वो ताव-शाव दे रहे हैं मूछों को। क्या जवाब देंगे वो आके? वो तो उन्होंने कहा था मैं लाहौर आऊंगा, उससे पहले मैंने इमरान को भी छुड़ाना है और मैं राज भी बताऊंगा कि पहले मुझसे क्या बात थी। तो ये 7-8 घंटे के भी राज बता दें यार, मतलब आप जिनके मेहमान थे उन्होंने क्यों बुलाया था और आप इतने राजी खुशी के आपके फोन भी बंद, आपके गार्ड्स के फोन की भी बंद, कहीं तो खड़े हो जाओ यार धमकियां लगाने के बाद। जी आया साहब, आपको लगता है ये जो पार्लियामेंट का माहौल बेहतर करने के लिए एक एक्शन लिया जा रहा है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से, तो माहौल बेहतर होगा? क्योंकि अब तक तो हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी कोई भी ऐसा इजलास जिसमें माहौल बेहतर मिला हो हमें ऐवान का। देखिए, आज अता तारड़ ने भी वहाँ बात की कि हमें ये भूल जाना चाहिए लीडर्स को आना हमारे, मतलब सरबराहान को एक तरफ रख दें। पार्लियामेंट की वो जो बात कल हो रही थी ना, उसके तकद्दुस की बात है। अगर जिस तरह से जो कल का एपिसोड हुआ है वो तो मतलब इतना अलार्मिंग है कि वो चीज़ एक दफ़ा यहाँ तक हुई है, उसके बाद आगे तक जाएगी ना, वहीं तो नहीं रुकनी होती। वो गालिबन सबको उस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ है कि ये जो प्रेमिसेस है इसकी सैंक्टिटी के लिए हम कुछ करें, जिस वजह से आपको देख रही है कि सारे आपको एक पेज पे नजर आ रहे हैं जितने अरकान पार्लियामेंट है कौमी असम्बली की हद तक, चूंकि वो जो बात हो रही थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ये तो तय कर लें कि जी ये हमारी हुदूद है, इसके अंदर तो हमने किसी को नहीं आने देना। उससे हटके आप मतलब ये होता रहे, मुलाकातें करें, जाके सब कुछ करें, लेकिन वहां आके किसी को अगर आप इजाजत देंगे तो वो वहां से फिर गड़बड़ शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि वो सेंस तो प्रिवेल कर गई है। इसलिए आज ख्वाजा साहब की तकरीर भी बड़ी मुनासिब थी। ठीक है, तो ठीक है, तनकीद तो होती है, करनी भी चाहिए। फैसल साहब, इसका मतलब है अब आने वाले दिनों में हमें पार्लियामेंट में वो जो धींगा मुश्ती की सिचुएशन नजर आती है वो नहीं आएगी, बेहतरी होगी। दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि बिलावल साहब का मशवरा सही है लेकिन दिया गलत जगह है। दूसरी बात ये है कि इस कौम को तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। तकरीर पे तो जब भी हम बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के बेहतरीन डिबेटर जो है इस ऐवान के अंदर मिल जाए। कौम को मुकर्रर की ज़रूरत नहीं है, कौम को जो है वो अमल की ज़रूरत है। जमहूरियत का लेक्चर दे रहे 15 साल की कारकर्दगी सिंध में देख लें क्या है।
या जो भी जो लेक्चर दे रहा है वहाँ पे सब हुकूमत है ना, 30-30 साल के हुक्मरान है भाई। अमली तौर पे क्या किया है आपने उसको भी चले भूल जाएं। अमली तौर पे क्या कर रहे हैं कम से कम इसकी तो बात करें। लेक्चर को क्या जरूरत है मुझे आपको लेक्चर सुनने के लिए? इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, कौम के लिए क्या बेहतर है, जमहूरियत के लिए हमें पता है भाई क्या बेहतर है। इसका बताओगे इस वक्त जो पेट में जो रोटी जानी है उसका तरीकेकार क्या है, बिजली के बिल का तरीकेकार क्या है, ये बताओ भाई। कौम ये जानना चाहती, तकरीर नहीं चाहिए आपकी? तकरीरें तो और कोई डिबेटिंग सोसाइटी का प्लेटफॉर्म थोड़ी। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाए तो उससे अच्छे नौजवान जो आपको जज्बाती तकरीरें करके दिखा देंगे। तकरीर का हमने क्या करना है इस कौम ने? 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनको आप तकरीर से पेट भरना चाहते? बातें इनकी सुने, कोई बाहर का आदमी आए तो बोलेंगे इससे ज्यादा तो कोई बाकिरदार और बाअमल की आदत दुनिया में कहीं नहीं होगी। अमल देखें इन लोगों के क्या है, प्रैक्टिकली तौर पे लोग क्या कर रहे हैं। सब वो लोग हैं जो अमली तौर पे हुकूमत का पार्ट है, फिर भी तलकीन करते हैं यूं कर लेना, कर लेके करो ना यार, कर लेना चाहिए। सही। शकील अंजुम साहब क्विकली कमेंट कर दीजिए। तो देखिए आज का जो माहौल था वो खासा अच्छा माहौल था जो हम पिछले सेशन देखते आए हैं, और जो तकारीर हुई वो भी काफ़ी अच्छी थी। ख्वाजा आसिफ ने बात की चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की, और जिसके तहत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया, और उसके नतीजे में आप देखें कि दोनों जो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ बहुत ज़्यादा ताकतवर समझे जाते थे और ताकतवर थे, लेकिन जब सियासतदानों ने इस बात पर गौर किया और एक नुक्ते पर बैठ गए कि हमने मिलकर जो है वो जमहूरी जद्दोजहद करनी है, तो उसके नतीजे में आप देखें कि न सिर्फ मियां नवाज शरीफ वापस आए बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान वापस आई, जबकि उनके आने पर परवेज़ मुशर्रफ ने पाबंदी लगाई हुई थी, मुख्तलिफ मुआहदे किए हुए थे। तो असल जो जगह है वो पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट में बैठकर बात होगी। हमने हमेशा यही बात की है, सुप्रीम इदारा है मुल्क का, मुल्क के मसाइल का हल, जो जमहूरियत की मजबूती, वो बैठकर बात पार्लियामेंट में ही होनी चाहिए। और अगर आज सियासतदानों ने ये सोच लिया है, पार्लियामेंटेरियन ने सोच लिया है कि मिसाक पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। इस पर तमाम सियासी जमातों को बैठकर बात करनी चाहिए। सोच कल भी कायम रहे। जी इलियास साहब, माहौल बेहतर होगा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से? नहीं, इसमें क्या होना है जब इनमें मिल के बैठना ही नहीं है, पीटीआई ने साथ नहीं बैठना, मौलाना ने साथ नहीं बैठना, इस तरह आपस में इनके इख्तलाफात इस तरह ही चलते नहीं, कौन मनाएगा इनको? सब आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। आप देख लें एक गवर्नमेंट में बैठ के तीन चार जमातें हैं जो आपस में बैठ के वो आपस में एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, और फिर बाद में जब ये है कि गवर्नमेंट के सब मज़े ले रहे हैं और ये इस पता नहीं है कि फैसला जो है मिल के करना है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर कितनी दफ़ा इनसे मिलते हैं, आपस में बैठ के कोई फैसला करते हैं, कोई इस तरह की बात करते हैं, जो फैसला हो जाता है बाद में ये कहते हैं जी ये गवर्नमेंट ने खुद कर लिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कर लिया। ये इस तरह की जब इधर इकट्ठे नहीं हैं तो पार्लियामेंट में क्या होगा? पार्लियामेंट पे तो पहले ही एक दूसरे के खिलाफ डिबेट्स वगैरह करते हैं, और आप देखें पहले भी माहौल तल्ख होता था, तो अब तो लेकिन ये बातचीत कर ली, बातें ये अच्छी हैं कि सब मिल बैठ के बात करेंगे, और जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह तो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट में क्या इन्होंने डिस्कस करेंगे आपस में, एक पेज पर तो आए पहले। चंद सेकंड हो तो दुआ दीजिएगा। जी चलें ठीक है, क्विकली आमिर साहब कर लें कमेंट, मुझे ब्रेक लेनी है। जी वो बातों के पहलवान की रह गई, वो शायद खकाना बासी की गुफ्तगू जो है ना कि जी ये है वो है। जब वजीर आजम बने तो जनरल बाजवा और साकिब निसार के अलावा मानते कि सुनते किसी की नहीं थे। उनकी पार्टी ने तो ये जो आज नैब करते हैं, उन्होंने कहा था नैब का खत्म करो कानून, तो इन्होंने जवाब ये दिया था, वो साकिब निसार ने मुझे बुला के कहा मुड़ा के रख देंगे। समझदार आदमी थे ना यार। तब ये सारे बस बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते बिल्कुल जी, बातों में ये बादशाह हैं, लेकिन हम पर जब भी इनको मौका मिलता है, जब हुकूमत में होते हैं तो ये बेहतर कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहते हैं। और अब इसकी वजह यही है कि ये शायद इनके दिल में वो अवामी तरजीहात शामिल ही नहीं है, और जो फैसल साहब बात कर रहे थे फिर कहीं ना कहीं वो भी सच नज़र आती है। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोलियो से मुतालिक। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। 3 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की ये जो मुहिम है ये जारी है, और हम सवाल ये उठाएंगे कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा क्यों बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पोलियो एक ऐसा मसला है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। पोलियो का खात्मा हुकूमत और आलमी इदारों के लिए हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहा। हुकूमत की तरफ से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए बार बार कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं,
मगर इसके बावजूद पोलियो वायरस कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में दो ऐसे मुल्क हैं जहां ये वायरस अभी तक मौजूद है। इस वायरस के खात्मे के लिए इस वक्त भी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है और 15 सितंबर तक 5 से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। नाज़रीन, पोलियो वर्कर्स अपनी जानों के नजराने पेश करके पोलियो के खिलाफ सरगर्म हैं और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। आपसे भी अपील है कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इसी पर खुसूसी तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत की जानिब से भरपूर कौमी इंसदादे मुहिम चलाई जाती है, इसके बावजूद भी रवां साल पोलियो के 17 केसेस तकरीबन रिपोर्ट हुए हैं। क्या वजह है पाकिस्तान से पोलियो वायरस खत्म नहीं हो पा रहा? पोलियो का खत्म ना होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑफ कोर्स इसमें बड़ा मसला है। अब देखें, जो जितनी भी ये बीमारियां हैं जो फांसी टीकों से खत्म होती हैं, उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो एक रूटीन की इम्यूनाइजेशन, जिनको हम ईपीए का स्केड्यूल कहते हैं, यानी जो बच्चा पैदा होता है उसी वक्त जो फांसी टीकों का कोर्स शुरू हो जाता है, उसको करवाया जाए। और फिर उसके बाद जब कभी कोई केस आए तो उसमें फिर इम्यूनाइजेशन डे, जैसे पोलियो के लिए पोलियो डे मनाया जाता है, खसरे के लिए खसरे का दिन मनाया जाता है, उसमें फॉलो किया जाए। अब हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये चल रहा है कि अभी तक जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो जिसको हम ईपीए का कहते हैं, जो फांसी टीकों का कोर्स है, उसमें से भी लोग मिस कर जाते हैं। अब माशाल्लाह पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है और इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप समझ लें कि किसी भी बड़े शहर में, जैसे लाहौर जैसा बड़ा शहर है, तो इसमें 5 साल से कम बच्चों की तादाद, जो 5 साल की उम्र है उनसे कम जो बच्चे हैं, उनकी तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। 15-20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, इसी तरह बड़े शहरों में। अब उनमें से अगर आप कहें, लोग कहते हैं जी कोई बात नहीं, 2% मिस हो गया या 1% मिस हो गया, 1% भी हजारों में बन जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जब वो इम्यूनाइजेशन लोग मिस कर देते हैं, फिर उसमें उनका चांस होता है कि उनको कोई भी बीमारी लग सकती है, स्पेशली पोलियो भी लग सकता है। सेकेंडली, जब इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है, जब गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, पोलियो डे मनाती है, उसमें भी लोग तरह तरह के बहाने करते हैं। कोई कहता है जी हमारा बच्चा दूसरे मेहमान बन के गया हुआ है, अपने ननिहाल गया हुआ है, कोई कहता है दूसरे शहर गया हुआ है, हालांकि उनके बच्चे इधर ही होते हैं, जिसकी वजह से अभी तक वो 100% कवरेज नहीं होती, चीजें मिस हो जाती हैं। जब वो चीजें मिस हो जाती हैं तो वो पोलियो वायरस अगर किसी भी एक बच्चे में हो तो वो फिर गंदे, मतलब जो सीवरेज वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर खतरे में रहते हैं। सही, आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर फिर ये खतरे में आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में 16 साल बाद 8 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में भी कई बच्चे पोलियो के कतरे, आप खुद भी जिस तरह से बहुत सारी वजूहात बता रहे हैं, पीने से रह जाते हैं। तदारक के लिए, पोलियो वायरस के तदारक के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखें जी, इस्लामाबाद एक, आप समझ लें कि मल्टी एथनिक सिटी है। जब भी आप इस्लामाबाद जाएं, आप देखेंगे वहां पे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, इवन अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं। वहां बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग है लोगों की। अभी जो होता है, लोग जो बलूचिस्तान से या जो केपीके से आते हैं, उन लोगों की रिश्तेदारियां इवन अफगानिस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी हैं। वहां पे भी फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग होती है। अब एक बच्चा है जो अफगानिस्तान में रहता है या बॉर्डर के साथ वाले इलाकों में, गांव में रहता है, वो उसने कभी वैक्सीनेशन ली ही नहीं। वो ट्रेवल करके अगर इनके घरों में आता है और इधर से जो खाने पीने की चीजें अगर वो प्रॉपरली ना हाइजीनिक कंडीशंस करें तो वो फिर इनमें से इधर ट्रांसफर हो जाता है। एक है तो बहुत बड़ी बात है कि अब जो कैपिटल सिटी है वहां से भी अगर निकल आया तो उसका तरीका तो यही है कि मजीद हमें इकदाम करने चाहिए, मजीद सख्ती करनी चाहिए। जो भी कोई आए बच्चा, जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसमें सख्ती के साथ उनको ड्रॉप्स पिलाए जाएं और उनके जो उनके पास उनके कार्ड देखने चाहिए। अब देखें, जो पढ़े लिखे कंट्रीज है ना, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, अगर वहां पे भी किसी पेरेंट के पास किसी बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड ना हो, बेशक पेरेंट्स पढ़े लिखे और वो कहें जी हमने सारी वैक्सीनेशन कराई है, तो उसको बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं जी या तो हम दोबारा करेंगे या इसका कार्ड लेके आए। अगर इन पढ़े लिखे डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी सख्ती हो सकती है तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम सख्ती करेंगे तो एक चीज अगर सारी दुनिया ने अचीव कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा चीजों। बिल्कुल, आपसे स्टैंड लेना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर साहब, ये बार बार पोलियो कैंपेन क्यों जरूरी होती है, और जो हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम है, अब आप इससे कितने मुतमईन हैं? देखिए जहां तक हुकूमत से चलाई जाने वाली मुहिम है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा इस पर मेहनत होती है।
हजारों की तादाद में पोलियो वर्कर्स काम करते हैं और गवर्नमेंट का और एनजीओ का और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज का आप सब करोड़ों अरबों रुपया लगता है। यानी इतनी बड़ी एफर्ट होती है। इसमें बस थोड़ा सा मसला ये है कि जो पार्टिसिपेशन है ना अवाम की तरफ से, वो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। जैसे हमारी अवाम अक्सर चीजों को कैजुअल लेती है ना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा। इस वजह से वो अपने बच्चों को किसी दफा फांसी दी के अगर एक घर में भी हो, और पढ़े लिखे भी मैंने देखा है फैमिलीज हैं, चले पोलियो तो है ही है, उसके अलावा कई दफा लोगों ने बच्चे 1.5 साल का 2 साल का हो चुका होता है, घर में खसरा निकला होता है तो दूसरे बच्चों को नहीं लगाया होता टीका। उनसे पूछते हैं क्यों? बस जी जाना था, टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला। यानी गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिसिपेशन आप समझ लें कि 100% है, अवाम की तरफ से पार्टिसिपेशन में कमी है। तो अवाम हमेशा सारी दुनिया की जो है ना वो दोनों तरीकों से चलती है, एक तो मोटिवेशन और जहां पे चेक्स एंड बैलेंस आ जाते हैं। देखिए वैसे तो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अपने बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाने से अवॉइड करते हैं, नहीं जी हमने नहीं पिलाना, टाइम नहीं है हमारे पास, हम अवेलेबल नहीं है, बच्चा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब डिफरेंट हुकूमतों ने सख्ती की थी तो इवन उम्रे पे जाने के लिए एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बड़ों ने भी पोलियो के कतरे पिए थे। यानी अगर ये सख्ती हमारे यहाँ पे भी हो जाए, स्कूलों में हो जाए, डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल है वहां पे हो जाए, मस्जिदों में हो जाए, हर जगह पे हो जाए, बस स्टॉपों पे हो जाए, तो डेफिनेटली हम इसको अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत एफर्ट हो रही है, अवाम को पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट से 100% एफर्ट है, लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वालिदैन को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।